मूवीज हिंदी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक पुरानी कार खरीदने और उसे फिर से बनाने के बाद एक युवा बेवकूफ उस कार से ग्रसित हो जाता है और अब उसकी कार उन सभी लोगों पर हमला करने का फैसला करती है जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था और खुद को एक राक्षसी वाहन बताती है। आज हम 1983 की फिल्म क्रिस्टीन की कहानी का पुनर्कथन करने जा रहे हैं। 1950 के दशक में एक कार कारखाने में प्लायमाउथ फ्यूरी मॉडल कारों की एक पंक्ति को समाप्त किया जा रहा था। हालांकि उनमें से एक विशेष है, एक लाल मॉडल जिसका निरीक्षण एक कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। इंजन की जांच करते समय उसके दुर्भाग्य से हुड का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और जब वह घाव की देखभाल करने जाता है तो उसका हाथ कुचल जाता है। एक अन्य कर्मचारी कार का अंदर से निरीक्षण करता है और अपनी सिगार की राख को सीट पर गिराता है। घंटों बीत जाते हैं और कारखाने में काम खत्म हो जाता है। हर कोई जा रहा है, लेकिन पर्यवेक्षक ने देखा कि लाल कार की रोशनी जल रही है और जांच करने जाता है, लेकिन सिगार के साथ कर्मचारी का शव पाता अच्छे दोस्त बन जाते हैं और स्कूल के डेनिस दोपहर के भोजन के लिए एरी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को कक्षा के बदमाश बड़ी द्वारा परेशान किया जा रहा है। डी ने एरी का दोपहर का भोजन ले लिया था और उसे चाकू से धमकाया। डेनिस हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश दोपहर का भोजन फर्श पर फेंक देता है और एरी उस पर फिसल जाता है। गिरने से एरी अपना चश्मा खो देता है और इससे संतुष्ट नहीं होकर बड़ी उसे अपने पैर से तोड़ देता है। बदमाश पूरी स्थिति पर हंसता है, लेकिन डेनिस उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाता है और एक झटके से उसके चेहरे पर एक मुक्का मारकर उसे निहत्था कर देता। परिणामस्वरूप उसे और उसके गुर्गों को कार्यालय भेज दिया जाता है। दोस्त को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जबकि उसके दोस्तों को दिन के अंत में हिरासत में भेज दिया जाता है। डेनिस और एरी बात करते हैं कि क्या हुआ था। तभी रास्ते में युवा बेवकूफ एक घर के सामने एक कार देखता है और डेनिस को रुकने के लिए कहता है। वे वहां जाते हैं और एक लाल प्लायमाउथ फ्यूरी मॉडल की कार पाते हैं जो कारखाने की घटना वाली ही थी, लेकिन जो पूरी तरह पुरानी है और जिसकी देखभाल ठीक से नहीं की गई है। एरी को कोई आपत्ति नहीं है और वह कार के प्रति आसक्त हो जाता है जब तक कि उसका मालिक बूढ़ा जॉर्ज ली नहीं आ जाता। वह कहता है कि कार का नाम क्रिस्टीन है और यह उसके भाई की है जो कुछ सप्ताह पहले पेरिस में गया था। इस वजह से बूढ़ा आदमी जितनी जल्दी हो सके कार से छुटकारा पाना चाहता है और इसे $250 में देने की पेशकश करता है। डेनिस अपने दोस्त को ऐसी टूटी फूटी कार न खरीदने की सलाह देता है, लेकिन एरी बिना किसी हिचकिचाहट उसकी मां अपने निर्णय पर अडिग रहती है, जिसके कारण युवक घर छोड़कर डेनिस के साथ कार को गैराज में ले जाता है। वहां उनकी मुलाकात मैकेनिक के मालिक विल नामक एक क्रोधी बूढ़े व्यक्ति से होती है जो दोनों युवकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। इसके बावजूद वह युवकों को रात भर कार रखने देता है, लेकिन फिर उन्हें घर जाने के लिए कहता है। वापस आते समय डेनिस पूछता है कि एरी ने क्रिस्टीन जैसी टूटी फूटी कार क्यों खरीदी। युवक जवाब देता है कि उसे आखिरकार अपने जैसी ही बदसूरत चीज मिल गई है, लेकिन अगर वह अपना मन लगाए तो यह कुछ बेहतर बन सकती है। सप्ताह बीत जाते हैं और एरी कार को ठीक करने के लिए दिन रात काम करता है। गैराज का मालिक अभी भी असभ्य व्यवहार करता है, लेकिन वह युवक को गैराज में मदद करने के लिए काम पर रखने का फैसला करता है और बदले में एरी उसकी कार के लिए आवश्यक सभी स्क्रैप मेटल उठा सकेगा। युवक प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है चुनौती लेकर और दिन के अंत में बात करने के लिए एरी के घर जाता है क्योंकि वे अक्सर एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो एरी अलग होता है। बिना चश्मे के, अधिक स्टाइलिश कपड़ों में, विद्रोही स्वभाव में। वह अपने दोस्त से बात भी नहीं करना चाहता और दुकान के मालिक के लिए कुछ अतिरिक्त काम करने के लिए तुरंत चला जाता है। उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युवक उसे अनदेखा करता है और अपने रास्ते पर चला जाता है। फिर वह डेनिस से बात करती है और कहती है कि वह अपने बेटे के बारे में उसकी नई कार में चिंतित है क्योंकि उसे पता चला है कि पिछले मालिक ने कार्बन मोनोऑक्साइड की सांस लेकर कार के अंदर अपनी जान ले ली थी। यह सुनकर डेनिस ओल्ड जॉर्ज के घर जाता है और वह बताता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। वह व्यक्ति कहता है कि जब उसने क्रिस्टीन को खरीदा तो उसका भाई कार के प्रति जुनूनी हो गया, यहाँ तक कि उसकी बेटी और पत्नी की उसमें जान जाने के बाद भी मामला बदतर हो गया। डेनिस एक महत्वपूर्ण कदम के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन दूरी में वह एरी को पूरी तरह से ठीक हो चुकी क्रिस्टीन के साथ आते हुए देखता है जो बड़ी और उसके दोस्तों का ध्यान आकर्षित करता है। इसके अलावा ली कार के अंदर से प्रकट होती है और वह और एरी सभी के सामने चुंबन करते हैं। डेनिस यह देखकर भ्रमित और परेशान हो जाता है और खेल पर ध्यान खो देता है। दुर्भाग्य से प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों में से एक इसका फायदा उठाता है और उससे गेंद को इतनी जोरदार झटके से छीन लेता है कि वह बेहोश हो जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस घटना के बाद कई दिन बीत जाते हैं और डेनिस अस्पताल में अपने पैर में प्लास्टर और गर्दन की हड्डी टूटी हुई अवस्था
में होश में आता है उसकी तरफ एरी है जो अपने दोस्त को देखने आया है और दोनों ने अपनी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू कर दी। डेनिस ने खुलासा किया कि मैच में जो कुछ हुआ उसके कारण वह फिर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा और वह लगभग लकवाग्रस्त हो गया था। वह यह भी पूछता है कि एरी इतने कम समय में क्रिस्टीन को कैसे ठीक करने में कामयाब रहा, लेकिन उसका दोस्त सिर्फ इतना कहता है कि उसने ऐसा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। हालांकि बातचीत जल्द ही स्वर बदल जाती है और एरी उसे बताता है कि उसने अपने माता पिता से कार को अपने नाम पर पंजीकृत करवा लिया है, अन्यथा वह स्कूल छोड़ देता। डेनिस नोटिस करता है कि उसके दोस्त ने अपना व्यक्तित्व बहुत बदल लिया है और उसके अंदर कुछ बुरा पनपता हुआ प्रतीत होता है। फिर भी एरी सिर्फ डेनिस को अलविदा कहता है और जब शाम होती है तो वह ली को ड्राइव इन मूवी थिएटर में ले जाता है। उन दोनों के बीच एक रोमांटिक पल होता है, लेकिन जब सब कुछ बढ़ने लगता है तो ली पीछे हट जाता है और कार से बाहर निकल जाता है। एरी उसके पीछे जाता है और लड़की कहती है कि वह उन क्षणों को कार में बिताना नहीं चाहती। इसके अलावा दोनों इस तथ्य के बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं कि युवक क्रिस्टीन के प्रति आसक्त है और अपनी प्रेमिका की तुलना में उस पर अधिक ध्यान देता है। उसे यह बातचीत बेतुकी लगती है और वह बारिश के कारण ली को कार में बैठने के लिए मना लेता है। लड़की सहमत हो जाती है, लेकिन जैसे ही वे बैठते हैं विंडशील्ड खराब होने लगती है और एरी इसे ठीक करने की कोशिश करने के लिए बाहर जाता है। तब युवक निराश हो जाता है और किसी भी तरह से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सौभाग्य से ली पहले से ही सांस फूलने के कारण दरवाजे पर लगे लॉक को खींचने में कामयाब हो जाती है और उसके बगल में खड़ा एक ड्राइवर इसे खोलने में कामयाब हो जाता है। जज में लौट आते हैं और एरी क्रिस्टीन को वहीं छोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता दोस्त और उसके गुर्गे उस जगह में घुस जाते हैं। युवक के जाने के बाद गुंडे क्रिस्टीन के पास जाते हैं और हथौड़ों से लैस होकर पूरी कार को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। बॉडीवर्क को नष्ट करने से संतुष्ट नहीं होकर गुंडों में से एक ने सीटों को तोड़ना शुरू कर दिया और रेडियो को नष्ट कर दिया। अगले दिन एरी और ली सुलह कर लेते हैं और एक साथ गैराज में जाते हैं और कहा कि युवक कार से अपना बटुआ ले सकता है। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो एरी क्रिस्टीन को पूरी तरह नष्ट होते देख हैरान रह जाता है। ली पूछती है कि यह किसने किया और उसके प्रेमी का समर्थन करने की कोशिश करती है, लेकिन एरी अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता और उसे बाद में रात के खाने के दौरान जाने के लिए मजबूर करता है। युवक अपने माता पिता को बताता है कि क्या हुआ और वे उसे यह कहकर दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि वे उसे एक नई कार खरीदने में मदद करने जा रहे हैं। हालांकि इससे एरी और भी क्रोधित हो जाता। उसके पिता उसके पास जाते हैं और उसे अपनी मां से माफी मांगने के लिए कहते हैं। युवक अपना विद्रोही व्यवहार जारी रखता है जो उसके पिता को शारीरिक कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है। केवल एरी द्वारा जवाबी हमला करने और लगभग अपने पिता की जान लेने के लिए घंटों बीत जाते हैं और युवक अभी भी क्रिस्टीन के प्रति आसक्त रहता है। वह कार्यशाला में वापस लौटता है और उसे टुकड़ा टुकड़ा करके ठीक करने का फैसला करता है, जब तक कि वह बिल्कुल वैसी नहीं हो जाती जैसी वह पहले थी। हालांकि वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि कार एक अलौकिक तरीके से अपने इंजन की मरम्मत खुद ही कर लेती है और फिर कार बिना किसी प्रयास के पूरी तरह से खुद को ठीक करना शुरू कर देती है। बाद में सड़क के बीच में बड़ी के गुर्गों में से एक मुची नामक एक ट्रक में सवारी करता है और एक राजमार्ग के सामने रुकता है। युवक तब तक अपने रास्ते पर जारी रहता है जब तक कि वह दूरी में एक कार के इंजन की आवाज नहीं सुनता। कार द्वारा टक्कर मारे जाने से ठीक पहले जाम से कूदने के लिए उसे लगता है कि वह वाहन खो चुका है, लेकिन क्रिस्टीन जल्द ही प्रकट होती है और उसका पीछा करती है। युवक भागना जारी रखता है और एक गेट से बाहर कूद जाता है जो एक पुराने वेयरहाउस की ओर जाता है। उसके बाद वह एक संकरे रास्ते से भागता है, लेकिन उसके ठीक पीछे क्रिस्टीन दिखाई देती है जो इत्मीनान से उसका पीछा करती है जैसे कि वह पूरी चीज का आनंद ले रही हो। अंततः युवक खुद को फंसा हुआ पाता है। कार उसके ठीक सामने बिना किसी निकास के इंतजार में है और जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वह अपनी जेब से चाकू निकालता है और जो भी गाड़ी चला रहा होता है उसे धमकाता है, लेकिन क्रिस्टीन आगे बढ़ना शुरू कर देती है और हालांकि गली बहुत संकरी है वह अपना रास्ता बना लेती है और युवक को कुचल देती है। अगली सुबह एरी डेनिस के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि मुची के साथ क्या हुआ। डेनिस को यह संदिग्ध लगता है और यह और भी अजीब लगता है कि युवक की हत्या के बारे में, हालांकि वह इस खबर से खुश है। जासूस युवक पर संदेह करना शुरू कर देता है और बताता है कि उसने अपनी प्रेमिका ली की गवाही सुनी है कि कार के साथ क्या हुआ और यह कैसे अजीब तरह से बहाल किया गया था। यह उस युवक के लिए आखिरी तिनका है जो धैर्य खो देता है और कुछ भी बताए बिना चला जाता है। बाद में वह ली को फोन करता है
और उसे मिलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की मना कर देती है, जिससे एरी और भी क्रोधित हो जाता है। इस बीच एक सुविधा स्टोर में दोस्त और उसका दोस्त डॉन कुछ पेय खरीदते हैं और सड़क से नीचे चले जाते हैं। सड़क के आधे रास्ते में एक कार जिसकी हेडलाइट्स चालू हैं, उनका पीछा करना शुरू कर देती है। दोस्त यह देखने के लिए कार रोकता है कि यह कौन है, लेकिन हेडलाइट्स उसके दृश्य को अवरुद्ध करती हैं। वह कार को पीछे करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाहन भी ऐसा ही करता है, जिससे पता चलता है कि यह क्रिस्टीन वाहन के किनारे को कुचलते हुए धमकाने वाले को संदेह होता है कि एरी अंदर है और वह उससे भिड़ने की हिम्मत करता है। हालांकि क्रिस्टीन फिर से बड़ी की कार की ओर बढ़ती है, लेकिन इस बार वह उसे कार्यशाला में धकेल देती है। उस समय डॉन अंदर था और उसे कार के साथ धक्का दिया गया और दीवार से टकराया, जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था। क्षतिग्रस्त कार से पेट्रोल लीक होने लगता है और ईंधन रिची के पैरों तक पहुंच जाता है और अंततः बड़ी की कार में आग लग जाती है। और जब यह गैसोलीन के संपर्क में आता है तो पूरा गैराज फट जाता है और रिची भी उसके साथ चली जाती है। यह दुखद घटना देखकर दोस्त खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन क्रिस्टीन आग की लपटों में लिपटी गैराज से बाहर आती है और अंधेरे और सुनसान सड़क के बीच में अपने नवीनतम शिकार को खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। जलती हुई कार दोस्त को जितना हो सके भागते हुए देखती है। अंत में राक्षसी कार अपने शिकार को कुचल देती है और केवल शरीर को आग से ढकी सड़क पर छोड़ देती है। कुछ समय बाद बूढ़ा व्यक्ति एक कार को आते हुए सुनता है और जब वह अपने वर्कशॉप का दरवाजा खोलता है तो वह क्रिस्टीन को धुएं से ढका हुआ पाता है। बूढ़े व्यक्ति को यह अजीब लगता है क्योंकि एरी उसकी कार से एक काम करने गया था जो उसने करने को कहा था, इसलिए वह खुद को एक बंदूक से लैस करता है और क्रिस्टीन के पास जाता है, यह पता लगाने के लिए कि कौन चला रहा है। गैराज में वापस आता है और अंदर कई पुलिस कारों को पाता है। प्रवेश करने पर वह जासूस जेनकिंस से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने अपने मालिक को कार के अंदर बेजान पाया है। सबसे अजीब बात यह है कि स्थिति यह संकेत देती है कि उसने अपनी जान ले ली क्योंकि उसकी बंदूक उसके साथ कार में थी। इसका सामना करते हुए एरी कहता है कि वह नहीं जानता कि क्या हुआ होगा, लेकिन उसे संदेह है कि यह क्रिस्टीन का काम था। जो ऑर्ली का फोन आता है जो उससे बात करना चाहती है। वह वहां जाती है और कहती है कि उसे संदेह है कि कार किसी तरह एरी को नियंत्रित कर रही है। अगले दिन डेनिस क्रिस्टीन के बॉडीवर्क पर एक नोटिस छोड़ देता है जिसमें एरी से शाम को गैरेज में मिलने के लिए कहता है। जब बैठक का समय आता है, डेनिस और ली कार्यशाला में उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे एरी को वहां नहीं पाते हैं, इसलिए वे दोनों पास के एक उत्खननकर्ता में बैठ जाते हैं और उसे कार्यशाला में ले जाते हैं। दोनों सहमत होते हैं कि ली कार्यालय में रहेगा और एरी के आने पर गेट बंद कर देगा और जैसे ही वह जाएगा डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को नष्ट कर देगा। वे योजना के साथ आगे बढ़ते हैं और आ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन डेनिस उसके सामने खुदाई करने वाले का पंजा रख देता है और उसे प्रभाव से बचाता है। उसके बाद क्रिस्टीन पीछे हट जाती है और वर्कशॉप के दूर वाले हिस्से में चली जाती है, जबकि डेनिस ट्रैक्टर को विपरीत दिशा में ले जाता है। दोनों वाहन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और यह पता चलता है कि क्रिस्टीन अकेले नहीं बल्कि एरी की मदद से गाड़ी चला रही है, जो पूरी तरह से उसके प्रभाव में है। अचाई करने वाला मशीन काम करना बंद कर देता है और डेनिस इस बीच फिर से चालू करने की कोशिश करता है। कार्ली को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कार्यालय की ओर तेजी से भाग जाती है। लड़की कार हर चीज से टकरा जाती है। एरी अपने अंतिम क्षणों में अपनी कीमती कार को सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी चोटों का विरोध नहीं कर सकता और क्रिस्टीन के सामने मर जाता है और कुछ भी करने में असहाय हो जाता है। ली घटनास्थल से भाग जाता है, लेकिन क्रिस्टीन बदला लेने के अपने आखिरी कृत्य में आखिरी सेकंड में लड़की को मारने की कोशिश करने के लिए पीछे आती है। ली मोड़ने में कामयाब हो जाता है और कार एक खंभे में फंस जाती है। डेनिस इस मौके का फायदा उठाता है और खुदाई करने वाले यंत्र को फिर से सक्रिय करने के बाद वह इसे क्रिस्टीन की ओर ले जाता है। झटका उसे जोरदार लगता है, लेकिन कार विरोध करती है और भागने की कोशिश करती है। क्रिस्टीन ले की दिशा में आगे बढ़ती है, लेकिन डेनिस खुदाई करने वाले यंत्र के पंजे का उपयोग करता है और इस झटके से वाहन को पीछे से भेदता है। पागल कार शक्ति खो देती है। उन तीनों ने एक गीत सुना जो कार में रेडियो पर बजने वाले गीतों से बहुत मिलता जुलता था। सौभाग्य से यह सिर्फ एक कबाड़खाने का कर्मचारी था जो अपने स्टीरियो के साथ था। अंततः वे तीनों चले जाते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते हैं कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा हिलना शुरू हो जाता है, जिससे यह साबित होता है कि शैतानी कार अभी भी जीवित है।